अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कत्ल की वारदात अगर हो जाए तो किसी भी शर्त पर मुलजिम को बरी कर दिया जाता है और मुलजिम को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन उसके नताइज क्या होते हैं, उनके बच्चों का क्या होता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि चंद माह और चंद साल के दो बच्चे जो मकतूल के हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस पूरी कहानी में उन बच्चों के साथ दुनिया में क्या सलूक होता है, लवाहिकीन उसके साथ क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम घर पे, मेरा शोहर अपने काम से घर आया, खाना खा रहा था। ये नीचे से मेरी देवरानी मौजूद थी, बुलाया है, इसके हाथ में छुरी थी। तो हारून ने ये किया कि तुम क्या करने लगी हो, और इसने आओ देखा ना ताओ देखा, इसने हारून पे वार करने शुरू कर दी। काफ़ी शोर मचाया, बचाने की कोशिश की, नीचे अपने देवर को, देवरानी को आवाज़ें देती रही। खिड़कियाँ शीशे वाली बंद थी, मेरी आवाज़ बाहर नहीं इतनी जा सकी। काफ़ी ऊपर ये घसीटता रहा, मारता रहा। जब ये मेरे बच्चों की तरफ, मेरी तरफ आया तो मेरे शोहर ने इसको पकड़ा हुआ था ताकि ये मेरे बीवी बच्चों की तरफ ना बढ़ सके। इसने वार कर करके उसकी छाती पे, नाफ के नीचे, गर्दन के पीछे, लीवर पे इतने वार किए हैं। उसको घसीट के ये चूल्हे के पास बाहर ले आया और इसने हम दोनों को, वो बाहर बेसत था उसके पास, इसने पाँव से दबोचा हुआ था। उनके पास पैसे हैं, शायद वो पुलिस में पैसे दे के बिक चुकी है पुलिस, या फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारा जो मर्जी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ख़ानदान भी एक है आपका, मुलजिम जो था वो आपकी खाला का बेटा भी है। ख़ानदान के लोगों के साथ आपने जो तहरीर हुई है उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की है, लेकिन कोई इसमें नहीं आता। वो कहता है जी हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम किसी में नहीं आते। अच्छा। लिहाजा ये आपका मैटर है, आप जाने और आपके घर वाले। ये है जी वो 8 माह का बच्चा जो दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। इस बच्चे के चचा ने इसके बाप को छुरियों के वार मार के कत्ल कर दिया। इसकी मासूम हरकतें देखिए, इसकी मासूमियत देखिए कि इसे नहीं पता कि इसका बाप दुनिया में नहीं है, और दुनिया में आने के बाद ना इसने अपने बाप की शक्ल देखी और ना ही ये अपने बाप का चेहरा देख सका। अपनी माँ की गोद में है जो इसके बाप के दुनिया से चले जाने की दास्तान सुनाती है कि मामूली बातों पे, घर के तनाज़े पे, घर अलहदा करने के तनाज़े पे इस बच्चे का चचा जो है वो अपने ही बड़े भाई को कत्ल कर देता है। भाटी के इलाके में ये वाक़या पेश आता है। इस माँ की, इस बेवा की ज़ुबानी सुनते हैं कि वाक़या हुआ किस तरह। ना सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि उस कत्ल करने के बाद उस मुलजिम ने इस बेवा को भी और इसके बच्चों को भी अपने घर से निकाल दिया, और ना इनके पास अब रहने के लिए छत है और ना ही इनको इंसाफ मिल सका। आप अपना नाम बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, थोड़ा बताइए कैसे कत्ल कर दिया आपके मियाँ को, और आपके बच्चे कितने हैं? जी मेरा नाम फराह है, मेरे शोहर का नाम हरून रशीद है। घर की छोटी छोटी बातों की वजह से कत्ल हुआ। सर इसने घर की वजह से कत्ल किया कि इसके बच्चे हैं, मेरी औलाद नहीं है, तो मैं कैसे घर पे कब्जा करूं। इसने 10 साल पहले भी हरून को कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। शायद ये प्लानिंग में था, और इस कत्ल में जो मुझे लगा। अच्छा ये बताइए कि जो कत्ल करने वाला मुलजिम है वो आपका शोहर जो था, मकतूल था, उसका नाम क्या था? हारून रशीद। हारून रशीद का ये छोटा भाई था, इसका नाम क्या? इसका नाम अली अब्बास है। तो ये सगे भाई थे। कत्ल की वारदात कैसे हुई, थोड़ा वो मंजर बताइएगा। हम घर पे, मेरा शोहर अपने काम से घर आया, खाना खा रहा था। ये नीचे से मेरी देवरानी मौजूद थी, तो ऊपर आया, तो इसके हाथ में छुरी थी। तो हारून ने ये किया कि तुम क्या करने लगी हो, घर में क्यों आई, झगड़ा करके ना पहले 3-4 दिन घर से पहले चला गया था। अच्छा को लेके। अच्छा। तो फिर जब घर में आया, इसके हाथ में छुरी थी, और इसने आओ देखा ना ताओ देखा, इसने हारून पे वार करने शुरू कर दिए। ठीक है। मैंने काफ़ी शोर मचाया, बचाने की कोशिश की, नीचे अपने देवर को, देवरानी को आवाज़ें देती रही। एसी ऑन था, खिड़कियाँ शीशे वाली बंद थी, मेरी आवाज़ बाहर नहीं इतनी जा सकी।
नीचे मैं बहुत आवाज़ें देती रही, काफ़ी ऊपर ये घसीटता रहा, मारता रहा उसको। जब ये मेरे बच्चों की तरफ मेरी तरफ आया तो मेरे शोहर ने इसको पकड़ा हुआ था ताकि ये मेरे बीवी बच्चों की तरफ ना बढ़ सके। ठीक है। और इसने वार कर करके उसकी छाती पे, नाफ के नीचे, गर्दन के पीछे, लीवर पे, बाजू के नीचे इसने इतने वार किए हैं कि वो उसको घसीट के ये चूल्हे के पास बाहर ले आया। और इसने हम दोनों को, वो बाहर बेसत था उसके पास, इसने पाँव से दबोचा हुआ था। ठीक है। और मैंने इससे बड़ी कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरे शोहर को छोड़ दो, ये जुल्म ना करो। उसने कहा आज इस घर में या तो हरून रहेगा या मैं रहूँगा। ठीक है। तो उस वक्त आपका एक बच्चा था, वो कितनी एज थी उसकी? उसकी सर 1 साल 3 मास की एज थी। और ये जो छोटा बच्चा था ये मैं प्रेगनेंट था। ये बाप के कत्ल होने के बाद पैदा हुआ। अब इसकी उम्र कितनी है? ये 7 माह और 20 दिन का है। 7 माह 20 दिन का है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस मुकदमे में आप मुद्दई बनी हैं, क्या आपके शोहर का दूसरा कोई भाई या वालिद या कोई और नहीं था? क्योंकि अक्सर होता है कि ऐसा कत्ल हो तो बीवी को, वालिद जो था वो गम से निढाल था, ठीक है, उसको होश नहीं थी। भाई जो था, जो लगा, पुलिस वालों ने को लगा कि ये बेहतर क्या रहेगा इसके लिए, तो उन्होंने मुझे इसलिए मुंतहब किया कि ताकि इसको कातिल को सज़ा मिल सके। ठीक, ये ना हो कि बाद में भाई भाई आपस में सुलह कर ले। ठीक है, इस वजह से मुझे मुद्दई बनाया गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब इसने कत्ल किया, कत्ल की वारदात की, तो उसके बाद ये भागा कहाँ, कैसे, फिर पकड़ा गया कि नहीं? छत फैलांग के ये भागा, उसके नतीजे में ये गिर गया। अच्छा, ये भागते हुए इसने छत फैलांगी? छत फैलांगी ऊपर ही किया, कपड़े इसने चेंज किए, जाके खून वाले कपड़े बदले, ये फैलांगा ये गिर गया। तो जब ये हॉस्पिटल में किया, ये वहाँ से रेस्ट हो गया क्योंकि हमारे घर के पास ही दिल्ली गेट में ये कत्ल हुआ, खबरी मंडी में। ठीक है। तो घर के पास ही गवर्नमेंट नवाशी हॉस्पिटल है, थोड़ी दूर के फासले पे, वहाँ पे ये रेस्ट हो गया। अच्छा, रेस्ट हो गया। फिर ये अब अभी जेल में है? सर ये ज़मानत पे रहा। ज़मानत कैसे होगी अगर कातिल पुलिस ने पकड़ लिया? कितने अरसे बाद ये जेल से रहा हो गया? या 1 माह बाद एक कातिल की ज़मानत कैसे होगी? कातिल की ज़मानत 1 माह बाद ऐसे हुई कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। घर में मुझे भी मारने की प्लानिंग स्टार्ट थी, मेरी देवरा देवरानी वो इस कत्ल में शायद इन्वॉल्व है, या ऐसे कर रहे हैं या फिर अल्लाह जाने क्या बात, जो ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मारने की प्लानिंग की। मेरी वालदा की तरफ आके कहते थे कि तुम हमारे साथ बयान दो, तुम्हारी अच्छा। बेटी को हम मार। कौन आता था? मेरा देवर फजले रबी और उसकी बीवी आसमी। अच्छा, तो ये जो उसके भाई थे, मुलजिम के जो भाई हैं, वो आते थे, तो उनको ये जो भाई कत्ल हो गया इसके मरने का दुख नहीं था? कोई दुख नहीं था। अच्छा। कुर्बानियाँ हो रही हैं घर में, कोई दुख नहीं था। अगर दुख होता तो आज मैं अपने घर में होती। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसकी ज़मानत कैसे, आपने बयान दिया? मैंने साफ पेपर पे, यानी कि कोरे कागज़ पे इन्होंने मुझसे दस्तखत करवाए। उन्होंने कहा तुम्हारा भाई ये कि उसको कत्ल कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को भी छीन लेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम भी मरोगी, तो बेहतर है कि इसकी ज़मानत हो जाए। इसको हार्ट अटैक है, तुम्हारे साथ हम इंसाफ करेंगे पूरा पूरा, बेहतर है कि तुम केस से पीछे हो जाओ। अच्छा। तो मैं जब कोर्ट में थी तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि मैं इसको ज़मानत की हद तक बेल करवाऊँ। वो बाद में जब पेपर सामने आया कि जी मैं इसको अल्लाह के वास्ते माफ़ करती हूँ वगैरह वगैरह, इन्होंने वो पहले वो एक बना के मजबूर, उस पर मेरे ज़ाहिर है कोरे कागज़ पे साइन होते थे, जो मर्जी लिख सकते थे। ठीक है। फिर आपने अदालत में जाके भी तो बयान दिया? अदालत में बयान है कि मैं इसको सिर्फ बेल की हद तक माफ़ कर। ठीक है। बेल का मतलब भी यही होता है कि वो बाहर आ जाएगा और आने के बाद अपनी बेगुनाही भी साबित करेगा और कहेगा कि मैंने अपने भाई को कत्ल नहीं किया, तो वो बरी हो जाएगा। आपसे ये गलती हुई कि आपने वहाँ पे जाके कोर्ट में बयान दिया, जिस खदशे के तहत आपको पुलिस ने मुद्दई बनाया कि बाप अगर मुद्दई बनेगा, भाई मुद्दई बनेगा, तो शायद वो अपने दूसरे भाई को या बेटे को बचाने के लिए वो उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपने 1 महीने बाद ही उसको माफ़ कर दिया। जब औरत घर पे घर हो और बाहर घर में, आप उस वक्त उधर ही रहती थी अपने शोहर के घर में? तो शोहर के घर में। अच्छा। मेरा बस यही था कि मैं अपने घर इज्जत से अपने बच्चों को लेकर बैठूँ, मेहनत कर लूँगी, रुखी सुखी खा लूँगी, अपने घर में बैठूँ, बस मेरी यही, अभी भी मेरी यही, मैंने कहा है कि मुझे मेरे घर में कोई शराइत को दियत तय? दिया कुछ नहीं, कोई दियत कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। कुछ कोई फिर आप वहाँ से क्यों आ गई उस शोहर के घर से? इन्होंने मुझे घर से खुद निकाला है। आपका कोई मुआहदा हुआ था? कोई स्टेटमेंट मेरे ससुर ने इसलिए की थी कि मुझे घर से कोई ना निकाल सके। आप ये लिख के दिया उन्होंने कि मुझे, मैं अपने घर में खुद मुख्तारी से रह सकूँगी। अच्छा, जहाँ पे आप अपने खामन के साथ हैं, ये किसने लिख के दिया? मेरे ससुर ने।
अच्छा, फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? कोई अमल नहीं हो सका। अच्छा, क्या फिर उसके बाद आपने कोई कानून का या कोई पुलिस स्टेशन कहाँ पे? मैंने अकबरी थाने नौलखा थाने में CCP लाहौर को दी है, IG ऑफ पंजाब को दी है। अच्छा, आप थाने में गई तो थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने इनको यही कहा है कि अपनी बहू को घर में रखिए, इज्जत से रखिए। ठीक है, ये 2 छोटे बच्चे हैं इनका। वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था? स्टाम्प पेपर पे इन्होंने नहीं लिखा था, भाई सादे पेपर पे। नहीं, जो आपको उन्होंने मुआहदा किया आपके साथ स्टाम्प पेपर पे था? स्टाम्प पेपर पे। अच्छा, उस पर उन्होंने दस्तखत भी किए, अंगूठे भी लगाए। अच्छा, फिर आप पुलिस वालों ने फिर क्या कहा? पुलिस वाले सर वो तो यही कहते हैं कि आप अपने घर में जाते रहें, लेकिन ये जैसे ही घर जाओ ये कुंडी नहीं खोलती ऊपर से। कौन? गालियाँ निकालती है मेरी देवरानी, कहती अच्छा। है जी पुफियों का घर है। पुफियाँ कहती है आप अपने घर इज्जत से रहो, उनको अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, वो कभी भी नहीं ऐसा करेंगी। ठीक है, अगर आप उनसे भी मिले पूछे तो वो कभी भी नहीं मेरे ख्याल से ऐसा करेंगी कि मैं घर पे घर। फिर जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, आपको लिख के दिया हुआ, तो फिर आप किसी सीनियर के पास, SP के पास गई या CCP के पास सर गई? मैं CCP लाहौर के पास गई। कौन से CCP लाहौर से? सर जिनके ये जो यहाँ पे है, नहीं, उनका नाम आपको पता है किनके पास? अच्छा, CCP साहब के पास आप गई, वो आपसे मिले? एक दफ़ा मिले थे, उन्होंने नौलखे में रेफर कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा। कि इनका 7 दिन के अंदर मैटर सॉल्व करे। फिर वहाँ पे वो 7 दिन पूरे हुए? जी उन्होंने 3-4 दिन के अंदर मैटर सॉल्व किया, यही किया कि आप अपने घर में जाके रहें। और जो अपने अदालती कार्रवाई है वो तो चल रही है, लेकिन ये जो, क्योंकि मैं भी तो उस घर की बहू हूँ ना। हाँ, इन बच्चों का भी तो हक है। ये स्टेटमेंट हो या ना हो, मैं वहाँ पे तो रह रही थी ना, हाँ, तो फिर मेरे साथ ही ज्यादती की। ठीक है। फिर आपने IG पंजाब को भी कंप्लेन की? IG पंजाब तो बहुत दावे करते हैं वहाँ कि से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना वहाँ पे। एक एप्लीकेशन में आप दे दो, वहाँ पे कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ कोई नहीं। कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं इनके खिलाफ हुआ। अच्छा, फिर आप ने जो वहाँ पे एप्लीकेशन दी उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और अब अदालत में जो आपके शोहर का कत्ल का केस है वो चल रहा है? वो चल रहा है, केस चल रहा है। अब आप क्या चाहती हैं? आपने ये तो लिख के दे दिया कि आप उनको माफ़ कर रही हैं, या जो भी आपने स्टेटमेंट उन्होंने आपसे लिखवाया वो तो ख़त्म हो गया, उसमें तो उसकी बेल हो गई। अब आपका क्या मुतालबा है? सर मेरा मुतालबा यही है कि अगर ये अपनी रिक्वायरमेंट पे नहीं उतरते तो इसकी बिल खारिज की जाए। मैं पूरे यानी कि इस मुल्क की जो हुकूमत है उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी बिल कैंसिल की जाए। अगर ये अपने मुतालबे पे खड़े नहीं हैं, पूरे नहीं उतर रहे, तो इसकी बिल कैंसिल की जाए और मुझे हक इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलवाया जाए। उसके लिए तो आपको वकील के ज़रिए अदालत में करना ये पड़ा? हायर किया हुआ है। अच्छा, आपके शोहर करते क्या थे? कि वो वॉल सिटी में मुलाजिम थे। अच्छा, वॉल सिटी में मुलाजिम थे। वॉल सिटी में जो है वो परमानेंट मुलाजिम थे। उनको कितनी सैलरी थी उनकी? सर सैलरी की जो सैलरी थी वो 20,000 से ऊपर से सैलरी, 21,000 22,000 तक सैलरी थी। वो थी। तो आप अब आपका गुजर बसर कैसे होता है? बच्चों को कैसे पाल? बस सर ये है कि मेरा भाई मुझे अफोर्ड कर रहा है। अच्छा। और मुझे मेरा खर्चा सारा उसने उठाना है। अच्छा, उसने उठाया हुआ है। ये वो खातून है जी जिसने कत्ल, आपके शोहर का कत्ल होता है और इसका भाई मकतूल का जो है उसको कत्ल करता है। उसके लिए ये अदालत में बयान भी दे देती हैं और ये लिख कर भी दे देती हैं कि मैंने उसको माफ़ किया। इनका दावा ये है कि, इनका कहना ये है कि सादे पेपर पर, सादे कागज़ पर उन्होंने बयान लिया, लेकिन जो एग्रीमेंट, जो स्टाम्प पेपर पे मकतूल के वालिद ने और उसके भाइयों ने जो लिख के दिया कि इसके बच्चे उसी घर में रहेंगे जहाँ पर वो अपने माँ और बाप के साथ पहले रहा करते थे। माफ़ी भी हो गई, तलाफ़ी भी हो गई, ज़मानत भी हो गई, लेकिन ये वो छत इनके पास नहीं है। इसके लिए भी एक कानूनी तकाज़े हैं जो पूरे हो सकते हैं। मुतलका थाने में गए, थाने वालों ने कहा कि आप अपने घर में जाएं, लेकिन ये बताती हैं कि जब ये घर जाती हैं तो उसका दरवाज़ा उस घर का नहीं खुलता। फिर ये CCP लाहौर के पास जाती हैं, वहाँ भी 7 दिन की रिपोर्ट मांगी जाती है कि 7 रोज़ में इसका फ़ैसला करके तो रिपोर्ट CCP को दोबारा वापस भिजवाई जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के दरवाज़े को खटखटाती है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो IG पंजाब हैं दावा करते हैं कि इंसाफ का फौरी तकाज़े इंसाफ के पूरे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। शोहर जो है अकेला कमाने वाला था, अकेला घर का कफ़ील था। वो 2 बच्चे जो रोज़ाना की बुनियाद पर
दूध भी पीते हैं, उनके और दीगर अखराजात भी हैं, वो इनके अखराजात भाई पूरे करता है। इस तरह के केसेस भी जो सामने आते हैं कि इंसाफ होता तो है लेकिन इंसाफ करने वाले और इंसाफ का फ़ायदा उठाने वाले उससे ज़्यादा चालाक होते हैं। मकतूल की जो बेवा है उसके भाई हमारे साथ हैं। इन्होंने बरादरीज़म पे या मोहल्लेदारी के सिस्टम से या शहरी होने की हैसियत से भी कोशिश यकीनन की होगी। मालूम करते हैं कि क्या वजह है कि जो लिखा, जो तहरीर दी गई, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आपके बहनोई को कत्ल तो कर दिया गया, आपका खालाजाद भाई भी था, तो रिश्तेदारी भी करीबी है, क्या वजह हुई कि जो कुछ लिख के दिया माफ़ी भी हो गई, मुलज़िम को माफ़ भी कर दिया और उसके बाद जो लिख कर दिया उस पर अमल नहीं हुआ। जी, मेरा नाम सबसे पहले मोहम्मद ताहिर है। मैं 3 बहनों का अकेला भाई हूँ। तो ये जो वाक़या हुआ है, जो मेरे बहनोई को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है, तो इसमें देखा जाए जो अली बास है, इसने एक बात की थी कि जो मेरी बहन है ना मुझे बचा लेगी, ठीक है, तो वो बाहर के मुल्क रहती है, तो मेरा भाई मुझे बचा लेगा, तुम अपनी टेंशन लो, मारी ना लो। ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे मामला तो हो गए कि सुलह करने से हमने सोचा कि अगर ये अच्छे की तरफ आ रहा है, अगर कोई अदालतों में अच्छा हो रहा है तो चलो ये ठीक है। इन्होंने हमारे साथ देखा जाए तो नाइंसाफ़ी की और हम जो इन्होंने मुआहदा किया उसके पे खिलाफवर्जी की है। तो पुलिस के पास जाते हैं, वो बात नहीं सुनते। वो कहता है जी आप अदालतों में आपका केस लगा हुआ है, आपका ये फैमिली मैटर है, आप अदालतों से रुजू करें। तो मुझे बात बताएं, जब एक पुलिस बात नहीं सुनेगी तो आम शहरी, एक आम आदमी क्या। अच्छा, जब आपके बेनोई का कत्ल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने देखें मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया, उसको जेल भी भिजवा दिया, तो उसके बाद जो चीज़ें आपने लिखवाई या उन्होंने जो लिख के दिया, स्टाम्प पेपर हुआ, उस पे अमल दरामद करने के लिए पुलिस जो है वो क्या वजह पेश करती है कि क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करवाती है या उनके इख्तियार में नहीं है ये बात? असल बात है वो इख्तियारात हैं लेकिन उन के पास पैसे हैं, शायद वो पुलिस में पैसे दे के बेच चुकी है पुलिस, या फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारा जो मर्ज़ी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। अच्छा, आपका ख़ानदान भी एक है, आपका मुलज़िम जो था वो आपकी खाला का बेटा भी है, तो बरादरी के हवाले से अपने ख़ानदान के लोगों के साथ आपने जो तहरीर हुई है उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की है लेकिन कोई इसमें नहीं आता। वो कहता है जी हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम किसी में नहीं आते। अच्छा। लिहाजा ये आपका मैटर है, आप जाने और आपके घर वाले जाने। ठीक है। दियत जो है वो भी नहीं दी, कोई मतलब कोई पैसा दे के तो वो भी नहीं हुआ, सिर्फ एक शर्त रखी कि उस घर में जहाँ पे मकतूल अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था उसके बच्चे और उसकी बीवी उस वहाँ पे अब रह सकेंगे, यही शर्त थी जी। लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर भी नहीं, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये असल कहानी कुछ इस तरह से है कि लोग जब खुदा न खासा किसी का कत्ल होता है तो उसमें कानूनी तौर पे एक दियत का पहलू होता है कि जो लवाहिकीन है या मुद्दई है उसको दियत दी जाती है और वो मुलजिम माफ़ी के जो है वो मुस्तहिक़ करार पाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ मामला इसी तरह से है कि इन्होंने अपने बहन का जो घर था जहाँ पे वो अपने शोहर के साथ रहती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, वहाँ पे रखने के लिए इस शर्त पर उसको मुलजिम को माफ़ी दे दी, लेकिन उस पर किसी किस्म का जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। कानून के दायरे में यकीनन इनको जाना चाहिए, अदालती फ़ैसले जो हैं वो भी इनके हक़ में होंगे, लिखा है, तहरीर है, सब कुछ है, लेकिन पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस जो है इस मामले में कुछ भी करने से कासिर है। ख़ानदान वाले जाते हैं तो वो अपना असर रसूख या अपनी उसी तरह से धौंस जमाने की कोशिश करते हैं और वो मामले को उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से मुआहदा हुआ, जिस तरह से कागज़ पे लिखा गया, स्टाम्प पेपर पे लिखा गया कि बच्चे और बच्चों की माँ उस घर में
वापस रहेगी। उनके पास पैसे हैं, शायद वो पुलिस में पैसे दे के बिक चुकी है पुलिस, या फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारा जो मर्जी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ख़ानदान भी एक है आपका, मुलज़िम जो था वो आपकी खाला का बेटा भी है। ख़ानदान के लोगों के साथ आपने जो तहरीर हुई है उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की है, लेकिन कोई इसमें नहीं आता। वो कहता है जी हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम किसी में नहीं आते। अच्छा। लिहाजा ये आपका मैटर है, आप जाने और आपके घर वाले जाने। इस कानून से जुड़े कानूनी तकाजे कौन से ऐसे हैं जिनको पूरा करके इन बच्चों को इंसाफ दिलवाया जा सकता है? माहिर कानून इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए, और इसके साथ साथ पुलिस क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है कि इसको किस पहलुओं पर इसकी तफ्तीश की गई, क्या वजूहात हैं कि जो मुआहदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये पुलिस की ज़ुबानी सुन लीजिए। लेकिन जो सुलह का इख्तियार है वो अदालत के पास है, पुलिस के पास भी वो इख्तियार नहीं है। पुलिस का काम ये है कि उसने कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट पे बंदों को अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और चालान भिजवाना है। जो ऑफेंसेस हैं वो दो तरह के हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में मर्डर इस तरह के सारे आते हैं कि जिसमें दियत वगैरह बाकी सारी चीज़ें जिस पर आप सुलह कर सकते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल वो हैं कि जिसमें सुलह कोर्ट भी अलाउ नहीं करता। एज़ पर जो हमारी स्केड्यूल 2 है CRPC का, उसके मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इस केस में ज़रूर वो सुलह हुई, उस पर कंपनसेशन जो दियत की रकम थी, जो कि जिस फॉर्म में थी वो उसको दी गई, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी नहीं हो पा रही है। आई थिंक ये ज़िम्मेदारी हमारी भी है, ज़िम्मेदारी कोर्ट की भी है। हमें मिल के जो है ना वो इस बेवा का जो हक़ है, अगर उसको इस चीज़ के ऊपर दिया गया, हमें दिलवाना चाहिए उसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आज से साल पुराना जो है ये वाक़या है, ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो। 3 जून 2022 को तकरीबन शाम का वक़ूआ है, और दो भाई जो कि आपस में रहते हैं, एक पोर्शन एक भाई के पास है, दूसरा पोर्शन दूसरे भाई के पास है, और अक्सर उनकी जो है ना वो जायदाद की तकसीम पे और इन सारी चीज़ों पे जो है वो लड़ाई चलती रहती है। तो उसी लड़ाई का एक पस मंज़र भी है कि पहले भी इससे लड़ाई हुई, फिर को छुड़ाया गया। इसमें इस वक़ूए में इस दिन जो है शाम के टाइम पे एकदम से जो है कोई चीज़ हुई कि उस भाई के ज़हन में क्या आया कि उसने आके अपने बड़े भाई के कमरे में जाके उसके ऊपर अटैक किया और छुरियों से उस पर वार कर दिया। मल्टीपल उस पर जो है वो स्टैब वुंड इंजरीज जो है उस पर आई, और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वहाँ से वो फोत हो गया। मुलज़िम जो था वो फ़रार हो गया था, लेकिन फिर पुलिस ने जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेट किया, पकड़ा उसको, और फिर वो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, आले कत्ल जो है बरामद हुआ, और उसके बाद जो है वो फिर जेल चला गया। वहाँ पे इसका ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में जो है वो फिर जो मतवफ़ी है उसकी जो बेवा है उसने बयान दिया, उनकी आपस में सुलह हो गई, जिसके बाद वो बेल आउट हो गया। अब इसमें अगर आप इतना बड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि पुलिस ने अपना काम सारे का सारा वो निपटा दिया कि मौके से शवाहिद इकट्ठे करने थे, उसके बाद बंदे को पकड़ना था, उससे चीज़ों की रिकवरी करवानी थी, और फिर उसको जो है जुडिशल करके तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान कोर्ट में भिजवाना था। तो पुलिस ने तो अपने एंड से जो है बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन इसके सोशल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो हम शायद अगर इसमें डिस्कस कर लेंगे थोड़ी बहुत। एक तो ये कि लड़ाई आजकल जो चल रही है, भाइयों के साथ लड़ाई चल रही है, एक छोटा सा घर है उसके पोर्शंस की लड़ाई चल रही है, उसके बाद फिर सुलह हो जाती है। सुलह होने के बाद जो है वो अभी भी देवा जो है वो दरख्वास्त दे रही है कि मेरी जो सुलह हुई है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी है। तो ये सारे पहलू हैं आपके सामने हैं, और ये इस केस की समरी है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन जो सुलह का इख्तियार है वो अदालत के पास है, पुलिस के पास भी वो इख्तियार नहीं है। पुलिस का काम ये है कि उसने कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट पे बंदों को अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और चालान भिजवाना है।
जो ऑफेंसेस हैं वो दो तरह के हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में मर्डर इस तरह के सारे आते हैं कि जिसमें दियत वगैरह बाकी सारी चीज़ें जिस पे आप सुलह कर सकते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल वो हैं कि जिसमें सुलह कोर्ट भी अलाउ नहीं करती है। एज़ पर जो हमारी स्केड्यूल 2 है CRPC का, उसके मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। इस केस में ज़रूर वो सुलह हुई, उस पर कंपनसेशन जो दियत की रकम थी जो कि जिस फॉर्म में थी वो उसको दी गई, लिखा गया, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी नहीं हो पा रही है। आई थिंक ये ज़िम्मेदारी हमारी भी है, ज़िम्मेदारी कोर्ट की भी है। हमें मिल के जो है ना वो इस बेवा का जो हक़ है, अगर उसको इस चीज़ के ऊपर दिया गया हमें दिलवाना चाहिए उसको, और उसको स्टेट का भी फ़र्ज़ है कि अगर उसको इसमें जो कब्ज़े का इशू है या जो भी उसका इस इशू चल रहा है उसको लॉयर दे के उसका जो भी कोर्ट से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करवा के उसको पाए तकमील तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि ऑलरेडी जब सुलह हो जाती है तो हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम अक्सर एज ए सोसाइटी भी हम चीज़ों को ना अक्सर नेगेटिवली ही देखते हैं कि बाज़ वो परसीव करते हैं कि अगर वो दोबारा दरख्वास्त दे रही है तो पता नहीं शायद और कंपनसेशन कराना चाह रही है और थ्रेट कर रही है, उसका ये भी एक पहलू हो सकता है। तो उसमें हमारा काम है पुलिस वालों का कि हम उसमें उसकी दरख्वास्त की जो ऑथेंटिसिटी है उसको वेरीफाई करें, उसकी वेरिफिकेशन अगर होती है तो ज़रूर मुकदमा दर्ज करें। अगर वो किसी जगह पर थ्रेट हो रही है तो ज़रूर उस बंदे को उसको हिसाब देना चाहिए, क्योंकि अब नया ऑफेंस है, नई चीज़ है, और अगर वो कमिट हुआ है तो उस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए एज़ पर जो हमारा कानून है उसके अंदर। और बाकी जो है उसकी जो बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें मिल के ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि इसमें वैसे भी जो है वो एक अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर किसी बंदे ने एक बंदे को कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया उसने, और उसमें अगर एक बंदे ने माफ़ी दे दी है उसको, तो उसके बाद उसने इतना बड़ा दिल उसके अल्लाह ताला की तरफ से एक दिल में डालना कि उसको माफ़ कर दे, और फिर उसके बाद जो है वो उसका जो एक ड्यू हक है वो उसको ना मिले, तो हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली सिस्टम के भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें उसको ज़रूर जो है वो उसको हल करना चाहिए। सेकंड इसका बात थी कि वो इसमें पुलिस ने मुद्दई उसको इसीलिए बनाया था कि बाप किसी भी टाइम पे ज़ाहिर बेटे की मोहब्बत में जो है वो कंपनसेशन या सुलह कर सकता है, बग़ैर उसको किसी को कंपनसेट किए हुए भी वो उसको माफ़ कर सकता है। तो इसमें भी जब FIR हुई थी तो इसको इस पहलू को मद्देनज़र रखा गया था कि अगर सुलह होती भी है तो जिस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है उसी को उसका जो है वो हक़ दिया जाए। तो ये जब भी मर्डर केसेस होते हैं तो इसमें हमेशा जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि मुद्दई को उसको बनना चाहिए ताकि कल को इस तरह के हालात फेस ना करने पड़े। देखिए हमारा काम ही है कि हम लोगों की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, और हमारे जो हायरार्की IG साहब, CCP साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशंस भी इवन, उन सब के सबसे क्लियर मैसेज है कि जो हमने एक बेवा हो या कोई भी एक आम शहरी हो, उसकी हमारे तक एक्सेस जो है ना वो बिल्कुल ईजी होनी चाहिए। तो हमारी तरफ से भी यही मैसेज है कि वो उसको कोई मसला है जिसको हम हल करा सकते हैं या हमसे वो डिस्कस करना चाहती है, कोई रहनुमाई लेना चाहती है, तो हम उसके लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं, एनी टाइम अवेलेबल हैं। वो ज़रूर हमारे पास आएँ, हम उनकी मदद भी करेंगे, उसमें हमारी लीगली जो हेल्प हो सकती है वो भी हम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होकर दिखाएंगे कि एक स्टेट जो है वो एक दुखी बंदे के साथ भी जो है वो खड़ी होती है और किस तरह से उसकी मदद करती है। जिस तरह हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम चल रहा है, बदकिस्मती से वहाँ पर इन बारीकियों पर नज़र नहीं रखी जाती, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो मुजरिम हैं वो अदालत को चकमा दे के, पुलिस को चकमा दे के और निकल गए, और बाद में बड़ा मुश्किल हो गया उनको दोबारा कानून के दायरे में लेके आना। इस मुकदमे में भी ऐसा है। अब मुसीबत इसमें ये नज़र आ रही है चूँकि वो बेवा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा, ना कानून इस वक्त उसका साथ दे रहा होगा मुकम्मल तौर पर, और ना ही उसका कोई रिश्तेदार।
मेरी इसमें ये जो अर्ज़ होगी वो ये है कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जो बेवा है वो एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर करे अपने वकील के थ्रू, और वहाँ पर ये सारी सूरत हाल जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करे और बताए कि इस वजूहात की बिना पर मेरी ये जो मजबूरी थी कि मैं इस मुकदमे को चलाने से उस वक़्त परेशान थी और नहीं चला सकती थी। जी, सूरत हाल इसमें ये है कि जो कत्ल हुआ है उसका एक राज़ीनामा पेश करके और मुलज़िम को बचा लिया गया है, और उसमें जो मुद्दइया थी वो मकतूल की बेवा थी। अब इसमें यह हुआ है कि उन्होंने झांसा देकर उससे कोई स्टेटमेंट करवाई है तैयार कि जी हम आपको जो घर है वो लिख कर दे रहे हैं, उसमें आप मुस्तकिल रहें और जब तक बच्चे जवान नहीं होते आप यहाँ रहेंगी। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारे इस्लामी कानून है क़सास, 20वीं दफ़ा देखा गया है कि उसका बड़ा ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। क़सास का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे और उसके बाद कहे कि जी मैंने 2, 4, 5 करोड़ दे के तो अपनी सुलह कर ली है और ये माफ़ी मिल गई है। ये काम अदालत का है कि वो देखना है कि आया मुलज़िम अपने किए पर शर्मिंदा है, मुलज़िम से वाक़तन कोई गलती हुई है और उसका अज़ाला करने के लिए उसने ये कदम उठाया है कि एज़ ए गुड जेस्चर, नेक नियति से अपनी जो गलती हुई है उस पर पशेमानी करते हुए उसने ये ऑफ़र की है कि मैं ये मुआवज़ा देने के लिए तैयार हूँ या ये कफ़ालत बच्चों की उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो अदालत इस किस्म के राज़ीनामे को, इस किस्म के अपना दियत को इनकार कर सकती है और उसका ट्रायल जो है वो चल सकता है। लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम चल रहा है, बदकिस्मती से वहाँ पर इन बारीकियों पर नज़र नहीं रखी जाती, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो मुजरिम हैं वो अदालत को चकमा दे के, पुलिस को चकमा दे के और निकल गए और बाद में बड़ा मुश्किल हो गया उनको दोबारा कानून के दायरे में लेके आना। इस मुकदमे में भी ऐसा है। अब मुसीबत इसमें ये नज़र आ रही है चूँकि वो बेवा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा, ना कानून इस वक्त उसका साथ दे रहा होगा मुकम्मल तौर पे और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। मेरी इसमें ये जो अर्ज़ होगी वो ये है कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जो बेवा है वो एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर करे अपने वकील के थ्रू, और वहाँ पर ये सारी सूरत हाल जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करे और बताए कि इस वजूहात की बिना पर मेरी ये जो मजबूरी थी कि मैं इस मुकदमे को चलाने से उस वक़्त परेशान थी और नहीं चला सकती थी, और मैंने सिर्फ़ इन शराइत की बुनियाद के ऊपर इस शख्स को माफ़ किया था कि ये बच्चों की किफ़ालत करेंगे और ये जायदाद जो है उसके अंदर इन बच्चों को ता उम्र बालिग होने तक रखा जाएगा, और वो उन्होंने तोड़ दी शराइत। तो मैं भी अपने जो सुलहनामा है या जो बयान दिया है मैं भी उस पर पाबंद नहीं हूँ, तो लिहाजा इस केस का ट्रायल किया जाए, इस केस को अदालत में पेश किया जाए। और अदालत जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि शायद एक लम्हा भी लगाए उस इन फरीकैन को नोटिस करने में, इन्वेस्टिगेशन को नोटिस करने में, और ये सारे कोर्ट में तलब होंगे और फिर इसका केस जो है वो मुझे बड़ी उम्मीद है और कानून ऐसा मौजूद है कि वो दोबारा रीओपन होगा और उसके अंदर जो मुजरिम है उसको कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा कि उन्हें तुम्हें जेल भेज दिया जाए क्योंकि आपने अपने जो बयान है, जो एग्रीमेंट है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। थोड़ी सी मुशक्क़त तो होगी लेकिन काम नामुमकिन नहीं है, ये हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर ये है जो नाज़रीन की तरबियत के लिए या उनकी इत्तला के लिए बताता चलूँ कि कानूनी मामलात जो हैं वो हमेशा से हम कहते रहे हैं कि वकील की मुशावरत से करना चाहिए। होता हमारे यहाँ ये है तालीम की कमी, और वैसे एक हमारा जो समाजी पंचायती सिस्टम है उसमें हर कोई उठ के एक दूसरे की ज़मानत देने के लिए तैयार हो जाता है कि आप मेरे मुंह को देखें और ये कर दें और मेरे मुंह को देखें, ये नहीं होगा। और ये उन्हीं की वजह से है कि उस खातून के ऊपर उस वक़्त पूरे ख़ानदान ने और बरादरी ने ज़ोर लगाया होगा कि जी आप हमारी वजह से देख लें और छोड़ दें इस काम को और उसका नतीजा आप देख लें।
अगर उसने प्रॉपरली को वकील से कंसल्ट करके और ये बयान तैयार किया होता तो ये जो पोर्शन है इसकी रजिस्ट्री उस बच्चे के नाम पर या उन बच्चों के नाम पर होनी थी और वो कब्ज़ा उसको कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र होना था और एक मुकम्मल कागज़ उन बच्चों के नाम पर बनना था। उसके बाद ही वो बंदा बाहर आता। अब इन मामलात में बिल्कुल एक समझ लें कि रफ सा काम किया गया है। अब कोर्ट का जो बयान उसमें देखना पड़ेगा वहाँ खातून ने क्या बयान दिया है। अगर उसकी भी शराइत यही है जो इस बयान की हैं तो बड़ी उम्मीद है कि इसमें रीओपन केस होगा और वो केस वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ ये ख़त्म हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी केस को तैयार करना, बनाना और फिर अदालत में जाके इसको प्रूव करना। बिल्कुल उनके बाप का जो है जायदाद में हिस्सा मौजूद है, तो बच्चे और उनकी जो वालदा हैं वो जायदाद तकसीम में जायदाद का दावा कर सकती हैं सिविल अदालत में और वहाँ से उनका जो हिस्सा बनता है कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, इसमें सिर्फ ये देखना होगा कि जो मौजूदा जायदाद मकान है वो इस वक्त किसके नाम पर है। अगर तो ऐसी सूरत हाल है कि उनका जो मरहूम वालिद है, मकतूल वालिद है, जब वो कत्ल हुआ उस वक्त वो किसी भी हिस्से में अपना हिस्सा रखता था, कानूनी अपना शरई हिस्सा रखता था, तो वो डेफिनेटली वो बच्चों को ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये सब फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि असल जायदाद तो मकतूल के वालिद की थी या वालदा की थी और वो भी हयात हैं, अभी उनके नाम पर अपना रजिस्ट्री है, उनके नाम पर जायदाद है, वो हयात है और बच्चे फ़र्ज़ी तौर पर ख़ुद को मालक तस्वुर करके आपस में लड़ रहे होते हैं कि जी बाप बूढ़ा हो गया या बाप जो है वो कुछ नहीं कह रहा तो हमारी जायदाद है। ये सारी फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं। जब तक बाप ज़िंदा है और जो मालिक है वो ज़िंदा है तो उस वक़्त तक आप फ़र्ज़ तो कर सकते हैं या उसकी मेहरबानी से आप किसी जायदाद के हिस्से पर रह सकते हैं, रिहाइश कर सकते हैं या उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप खुद को मालिक डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो इसमें ये भी देखना होगा कि जायदाद असल कागज़ों में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो किसके नाम पर है। अगर तो वो उसकी पोजीशन ये है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो मकतूल के वालिद के नाम पर थी, वालदा के नाम पर थी, वरासी जायदाद थी और वो हयात नहीं है, तो फिर तो डेफ़िनेटली ये जायदाद जो है बच्चों की तरफ आएगी और वो अपना हिस्सा ले सकते हैं दावा तकसीम जायदाद करके। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर ये पेचीदा इशू है। लेकिन अब वो स्टाम्प पेपर के ऊपर मेरे ख़्याल से उन भाइयों ने और उनके बाप ने भी शायद दस्तखत किए हुए हैं, तो वो देखना पड़ेगा उस पेपर की वजह से भी उन्हें एक तो वो फ़ौजदारी मुकदमा दोबारा खुलवाने में मदद मिल सकती है और वो तकसीम जायदाद में भी जा सकते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ऐसे मासूम बच्चों को जिनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता है उनका मुस्तकबिल क्या होता है, माहिर कानून क्या कहते हैं और वो दुखी माँ क्या कहती है। सब कुछ दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।